चलो बात ना करो, सवाल नंबर 3 की ओर ध्यान दो। अब प्रश्नावली 6E सवाल नंबर 3 कह रहा है एक वक्र है y इंटू एक्स माइनस 2 फिर x माइनस 3 और माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल 0। सर्वप्रथम कह रहा है इसके उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है जहां पर यह x अक्ष को काटता है। तो बिना कुछ किए हम इसको x अक्ष से संतुष्ट करा देते हैं। कुछ पता है अगर x अक्ष को काट रहा है तो क्या होगा, y बराबर 0। तो चूंकि ध्यान देना स्पर्श रेखा नहीं x अक्ष को काट रही है, कौन x अक्ष को काट रहा है, वक्र। चूंकि वक्र x अक्ष को काटता है इसलिए y बराबर, y की वैल्यू जैसे ही 0 रखे बाकी उसके गुणा में जितना है सब खत्म। माइनस एक्स बचा और प्लस क्या बचा 7, ये खत्म हो गया। माइनस एक्स इसको इधर भेज दो माइनस 7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली एक्स का मान बच गया 7। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या होगा, y ब्रैकेट में 7 माइनस 2 फिर गुणा 7 प्लस 3, क्या मतलब वो निकल रहा है इसका, माइनस 7 प्लस 7, अरे कुछ भी बचा लो, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला इसका। तो बिंदु 0 0 आ रहा है, माइनस ये तो क्या कर रहे हैं मूर्ख, ये क्यों निकाले, y बराबर 0 पहले से पता है ना। तो इसलिए बिंदु x, y बराबर क्या होगा 7, 0। ये हो गया। किसी बिंदु पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, अवकलन करना शुरू करो। अवकलन करना शुरू करने के लिए इधर 3 पद का गुणनफल का बनाना पड़ेगा सूत्र। किससे, पूरा गुणा करें, ठीक है गुणा करके बनाते हैं, तो भेज के भाग बीज भी बना सकते हैं समीकरण 1 से है? अरे इसको भेज दो दोनों को उधर, इसमें से एक पद इसके नीचे भेज दो, भाग में चला जाएगा। इधर गुणा का बना लो, उधर भाग का बना लो, बात एक ही होगी, दोनों का लंबाई चौड़ाई उतनी ही होगी। देखो इसका गुणा करा लो, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, फिर इधर माइनस 3x माइनस 2x और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3। एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास था, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड वाला रोल। अब शुरू करते हैं, इसको बना लिया जाए फर्स्ट और इसको, नहीं तो पहले ddx लगाओ सबसे तब बनाओ। x के सापेक्ष अवकलन हो गया, क्या होगा, ddx ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6 हो गया, और माइनस डी डी एक्स ऑफ x और प्लस डी डी एक्स ऑफ 7 इज इक्वल 0। ये फर्स्ट बन गया और ये पूरा सेकेंड बन गया। तो फर्स्ट को रखो, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का प्लस सेकेंड को रखो, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का, और माइनस एक्स का अवकलन 1 और प्लस इसका 0 बराबर भी 0। y को रखो, इसमें देखो डायरेक्ट अवकलन करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर का अवकलन घात आ गया, ये घात में से घट जाएगा, माइनस 5 गुणे एक्स का 1 और 6 का 0, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, फिर साथ में क्या बचा, डी वाई डी एक्स माइनस 1 बराबर 0। सबको भेजो इधर, ये वाले को रोक के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और साथ में क्या, डी वाई डी एक्स बराबर ये 1 आ जाएगा, और इधर प्लस है ना, इधर जाके माइनस वाई ब्रैकेट में 2x माइनस कितना 5, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, 1 माइनस वाई ब्रैकेट में 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। उल्टा कर दें अब, पलटने पर या डायरेक्ट लिखो, समझ तो जाओगे। इसलिए dx dy बराबर उल्टा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और नीचे 1 माइनस वाई ब्रैकेट में 2x माइनस 5 हो गया। कितने पे निकालना है जी हमको, बिंदु क्या मिला है, 7,0 ना, तो इसलिए 7,0 पर अभिलंब की प्रवणता, नोट करो तब आगे देखें, सब तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा। चलो देखो, 7,0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालना है, तो m2 बराबर सूत्र है माइनस डी एक्स जी वाई, किस बिंदु पर जी, x1 y1 पर ना, तो हमारे पास dx dy क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन 1 माइनस वाई ब्रैकेट में 2x माइनस 5, किस बिंदु पर निकालना है जी, 7,0 पर। ये x होता है और ये y, तो x की जगह 7 और y की जगह 0, तो माइनस 7 का वर्ग माइनस 5 गुणा 7 प्लस 6 बटे 1, माइनस y की वैल्यू रख दो 0, ब्रैकेट में मान रखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 49 माइनस 35 प्लस 6 और नीचे 1 माइनस इसमें 0 का गुणा तो 0, 49 से 55 में से 35 जाएगा तो 20 बटे 1, m2 बराबर क्या आ गया, माइनस 20। इसलिए अभिलंब का समीकरण कहां से जा रहा है जी, 7 2 से जाने वाले, तो पहले को x1 और दूसरे को y1, y1 सूत्र क्या बनेगा, y माइनस y1 m2 ब्रैकेट में x माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 बराबर माइनस 20 ब्रैकेट में x माइनस 7, तो y बराबर माइनस 20x और प्लस 140 इधर आ जाएगा, तो 20x प्लस y बराबर क्या बचेगा जी, 140। ये आंसर हो गया, नोट कर लो। चलो देखो, सवाल नंबर 8 का पहला,
वक्र दिया गया है एक्स वाई बराबर 16। अब देखो, अगर वक्र का संबंध दिया होता, चाहे वक्र के अभिलंब की प्रवणता का संबंध दिया होता, तब हम यहाँ पे बिंदु x1 y1 नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे अभिलंब को बोल रहा है, एक बिंदु से जा रहा है, अर्थात मूल बिंदु से जा रहा है, तो इसने सीधा सीधा बोल दिया कि अभिलंब को कोई बिंदु संतुष्ट करेगा। करेगा? तो जब तक हमें अभिलंब पता नहीं होगा तब तक उसे बिंदु से संतुष्ट कैसे कराएंगे? तो इसलिए हमारा पहला काम होगा, क्या निकालें हम? अभिलंब का समीकरण निकालें। बिंदु नहीं पता है फिर भी, वही बिंदु तो हमें पता करना है, बिंदु नहीं पता है फिर भी हम अभिलंब का समीकरण निकालें। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें एक बिंदु अपने आप से मानना होगा, मानना होगा ना, क्योंकि बिना बिंदु माने तो हम अभिलंब का समीकरण निकाल नहीं सकते। जैसा अभी पिछले अभ्यास में हमने स्पर्श रेखा की बात की थी, वहां हमने कहा अगर स्पर्श रेखा किसी को संतुष्ट करती है तो हमें पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा को संतुष्ट करा के x1 y1 का मान निकालना होगा, जो कि अभिष्ट बिंदु होगा। तो सबसे पहला काम हमें इसमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए बिंदु का होना अति आवश्यक है। जब तक बिंदु नहीं है तब तक रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? अब x y तो मान के चल नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुमने x y मान लिया तो पता चला उधर y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1 रखे, y माइनस y रख दिए, कट जाएगा, कटेगा ना। अगर तुमने बिंदु x y मान लिया, y माइनस y कट नहीं जाएगा और x माइनस x कट नहीं जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अलग बिंदु मानना है। तो हम मान लेते हैं, माना स्पर्श बिंदु क्या है जी? x1, y1 हो गया ना। इसलिए यह वक्र को क्या करेगा? क्या करेगा जी? संतुष्ट करेगा। तो x की जगह x1 रख सकते हो, y की जगह y1, इक्वेशन नंबर 1। अब 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, मतलब डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई का बराबर डी डी एक्स ऑफ 16 का। ये देखो इंटू में है, फर्स्ट इंटू सेकेंड में, फर्स्ट को रखना है, सेकेंड का अवकलन करना है, मतलब डी डी एक्स सेकेंड के सामने लगाना है, और प्लस सेकेंड को रखना है और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का, अर्थात किसका? x का। और 16 तो अचर पद है, इसका क्या हो गया? 0। इधर देखो, x को रखे इसका हो गया dy dx, प्लस y को रखे इसका हो गया 1 और बराबर 0। x इंटू dy dx बराबर क्या बचेगा? माइनस y। अभी देखो आगे, इसको भेजो नीचे, क्या होगा जी? dy dx बराबर माइनस y बटे x। अब क्या करेंगे? dy dx हो गया ना। हमको क्या निकालना है? अभिलंब निकालना है, इसलिए dx dy में बदलें इसको, तो माइनस x बटे क्या हो जाएगा? y। इसलिए किस बिंदु पर जी? x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर माइनस dx dy, किस बिंदु पर? x1 y1 पर। तो माइनस, इसमें इसकी वैल्यू भी है माइनस x बट्टे y, और बिंदु भी हमारा यही है, बिंदु में बदलाव नहीं हुआ। माइनस माइनस प्लस, x की जगह x1, y की जगह y1, ये मिल गया अभिलंब की प्रवणता m2। अब निकालते हैं अभिलंब का समीकरण, नोट करो पहले इसको। ये समीकरण जो याद रखना, मिटा रहे तब तक हम इधर देखो,
y1 से बात नहीं मानोगे का वहीं आ गए तो धोना शुरू कर देंगे तब नहीं, चुपचाप खाली ध्यान दो जितना बता रहे हैं। समीकरण है y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें हमको मान रखना है, मान तो सब रखा हुआ है, एक को रखना है खाली। x1 बटे y1 ब्रैकेट में x माइनस x1, क्योंकि यह कहां से जा रहा है, कह रहा है मूल बिंदु पर मिलते हैं, मिलने का मतलब वहीं से जाएंगे, मूल बिंदु से जाता है, इसलिए x बराबर 0 व क्या रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि पहला x और दूसरा y, तो y माइनस 0 बराबर x1 y1, अरे उल्टा रख रहे हैं, इसका मान 0 रखना है ना, और माइनस y1, और इधर x 0 माइनस x1, इसका पूरा इधर करा दो, माइनस y1 स्क्वायर और फिर माइनस x1 स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, x1 स्क्वायर बराबर y1 स्क्वायर आ गया, इसलिए x1 बराबर क्या आ गया, y1। इक्वेशन नंबर 3। यह मान या x1 का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में। क्या है समीकरण 2, x1 y1 बराबर 16, तो x1 बराबर 16, x1 स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो x1 बराबर प्लस माइनस 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल निकालते समय ऐसे कर दें, x1 बराबर करड़ी में 16, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है ना, तो इसलिए x1 बराबर y1 से x1 बराबर y1 बराबर प्लस माइनस 4, इसलिए बिंदु x1 y1 बराबर प्लस माइनस 4 कॉमा प्लस माइनस 4, अर्थात प्लस 4 4 और माइनस 4 4 बिंदु होगा, 2 बिंदु होंगे, इसीलिए तो कहा है ना कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पूछा है ना, जिनसे खींचे गए अभिलंब 0 0 पर मिलते हैं, अर्थात प्लस 4 4 से अभिलंब खींचो वो भी 0 0 से जाएगा, माइनस 4 4 से अभिलंब खींचो तो वो भी 0 0 से ही जाएगा। तो भी ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें कह रहा है कि एक वक्र है और उस बिंदु का भुज ज्ञात करना है, भुज माने तो केवल हमको x1 ज्ञात करना है, y1 नहीं ज्ञात करना है, y1 से हमसे मतलब नहीं है, जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतरखंड काटता है, तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक इसी की तरह x1 y1 पर खींचा गया अभिलंब का समीकरण निकालना है, और उस अभिलंब के समीकरण को बदलना है तुम्हें अंतरखंड रूप में। किस रूप में बदलना है, अंतरखंड रूप में, और दोनों के अंतरखंड निकालना है और लिखना है, क्योंकि अक्षों से बराबर अंतरखंड काटता है इसलिए दोनों अंतरखंड को बराबर कर देना है। जैसे अभी हम लोग स्पर्श रेखा वाले में OP और OQ निकाले थे ना, तो यहाँ पर भी OP और OQ निकाल के दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, बोल देना है, क्योंकि अंतरखंड बराबर कर रहा है इसलिए OP बराबर OQ हो जाएगा। तो रखोगे तो हो सकता है या तो डायरेक्टली x1 का मान मिल जाए, या अगर नहीं मिलेगा तो x1 का मान y1 के पद में मिल जाएगा, या y1 का मान x1 के पद में मिल जाएगा, उसकी वैल्यू हम उठा के इसी समीकरण 1 में रख के उसे संतुष्ट करा देंगे, ठीक है ना। कोशिश करके आओ, नहीं आएगा तो बताएंगे कल। 12 नंबर भी यही करना है,
कल वाले की तरह। 12 नंबर में कह रहा है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी पर खींचा गया अभिलंब वक्र के बिंदु टी पर मिलता है। यहाँ पर तो परेशानी बढ़ रही है। बिंदु टी जानने के लिए हमको एक्स और वाई का मान किसके पदों में पता होना चाहिए? एक्स और वाई का मान टी के पदों में पता होना चाहिए। खींचा गया अभिलंब वक्र के बिंदु टी पर मिलता है, T1 पर मिलता है, तो सिद्ध करना है। चलो देखो 12 नंबर सवाल एक काम करो, नोट में उतार लो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए रहना। पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा तो बड़े नंबर में ही पूछा जाएगा। जानते हो 500 अभ्यास है, लेकिन अवकलन से ज्यादा टाइम लग चुका है, लगभग 25-26 दिन हो गया है। चलो देखो, दिया है वक्र एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, हो गया ना। दिया है वक्र एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इस पर बिंदु P के लिए, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अभी तक के सवाल में जो बिंदु T दिया जाता था वहां पर क्या था? x की वैल्यू T के पद में अलग थी, y की वैल्यू T के पद में अलग थी, जैसा तुम सवाल नंबर 10 में देख सकते हो। x बराबर टी स्क्वायर दिया है, y बराबर 2t + 1 दिया है ना। तो अब एक काम करना है, हमें x और y को अलग अलग करना होगा, और इस प्रकार से अलग करना होगा कि जब उनका गुणा करें तो सी स्क्वायर आ जाए और साथ में दोनों में t भी आ जाए। समझ रहे हो? दोनों में t लाने का मतलब, और t समाप्त भी होना चाहिए, इसका मतलब एक में t गुणा में रहेगा तो एक में t भाग में रहेगा ना। और c को हम दोनों में रखते हैं क्योंकि सी स्क्वायर लाना है, तो x में भी c रख दो और y में भी c रख दो, रख सकते हो। तो अब क्या समझ गए? देखो t के लिए माना x बराबर, एक बार c रखो, और y बराबर भी क्या रखो? c, क्योंकि x और y का गुणा से सी स्क्वायर तो हो गया ना। लेकिन अभी एक काम और करना है, बिंदु T की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए दोनों में t लाना जरूरी है। जब तक t नहीं आएगा हमारा काम नहीं होगा। तो t लाने के लिए अगर मान लो इसमें हम t का गुणा करा रहे हैं, तो इसमें हमको t का भाग कराना होगा, क्योंकि भाग कराएंगे तभी गुणा करने के बाद t से t कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब मान लो अगर फिर x इंटू वाई कर दें तो ct इंटू सी बट्टे क्या हो जाएगा? t से t कट गया, क्या आ गया? सी स्क्वायर, अर्थात एक्स वाई बराबर, देखो सी स्क्वायर आ गया, जो हमारा समीकरण दिखाई दे रहा है। तो इसी समीकरण से देखकर हमने बिंदु निकाला यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, याद रखे रहना। अभी साधारण होता x1 y1 मानना होता तब लग जाता, लेकिन यहाँ पे बिंदु T दे दिया, तीसरे चर पद में करना है, इसलिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार से बनाओ, चाहे x का कोई भी मान लो, y का कोई भी मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेने के बाद तुमको ऐसा बनाना है कि दोनों में t भी रहे और दोनों का गुणा करने के बाद क्या मिले? हमें सी स्क्वायर भी मिले, हो जाएगा। अगर ऐसा काम करते हो तभी तुम्हारा बिंदु मिलेगा। कुछ भी मान सकते हो बिंदु, उसके लिए स्वतंत्र हो, बस अंतर यही होना चाहिए, या शर्त क्या है कि उनका गुणा करने पे क्या आना चाहिए? सी स्क्वायर आना चाहिए। और हम एक तीसरे बिंदु t की चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों में t होना आवश्यक है। अगर t नहीं लिए तब उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी देखो ऊपर के जितने भी फलन दिए गए हैं, x और y का अलग अलग मान दिया गया और सब में t था। तुम 5 और 6 नंबर सवाल देख सकते हो, 5 और 6,
इसमें थीटा के रूप में दिया, तो देखो x और y की दोनों की वैल्यू थीटा के रूप में दी गई है। इसका मतलब जब हमारे पास चर x और y है और हम किसी तीसरे चर पद की चर्चा करते हैं बिंदु निकालने के लिए, तो x और y दोनों की वैल्यू उस तीसरे चर पद में पता होनी चाहिए। हो जाएगा? तो अतः हमने क्या किया, सी स्क्वायर लाना था x और y के गुणा से, तो एक सी x को दे दिए और एक सी किसको दे दिए, y को दे दिए। अब क्योंकि हमको t भी लगाना था ना, और t कहीं सवाल में था हमारे पास नहीं था, इसलिए अगर एक में हम t का गुणा कर रहे हैं तो एक में t का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर यहाँ पे t स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे t का भाग करेंगे, t स्क्वायर का भाग करेंगे। घात बड़ी करने का क्या मतलब है, घात बड़ा करोगे तो परेशान होगे, आंसर आएगा वही, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखे रहना, चाहे कुछ भी मान लो आंसर वही आएगा। अगर तुम्हारा तर्क सही है तो आंसर में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जितना बड़ा करते जाओगे घात बड़ी होगी, बाद में गुणा करने में परेशानी होगी, हो सकता है टी की वैल्यू निकले तो वहां भी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे केवल एक ही घात देते हैं। हो गया? तो बिंदु क्या हो जाएगा, देखो, इसलिए बिंदु x, y बराबर क्या होगा, सी टी, सी बट्टे टी होगा। अब हमारा काम है पहला कि इस पर हम अभिलंब का समीकरण निकालें। उसके बाद कह रहा है अभिलंब वक्र के बिंदु T1 पर मिलता है, फिर तब T1 से उसे संतुष्ट कराया जाएगा। ठीक है ना? पहले तो इस पर अभिलंब का समीकरण निकालो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो शुरू करो। देखो, ये बिंदु मिल गया, शुरू करते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। क्या होगा जी, ये डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। पहले को रखो अवकलन दूसरे का, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई का, और प्लस वाई को रखो डी डी एक्स ऑफ एक्स का बराबर ये 0। एक्स को रखे तो डी वाई डी एक्स, प्लस वाई को रखे तो इसका 1 बराबर 0 होगा ना। इसको भेजो उधर, तो x डी वाई डी एक्स बराबर माइनस वाई, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बट्टे एक्स, तो डी एक्स डी वाई बराबर माइनस एक्स बट्टे, ठीक है ना। माइनस ऊपर नीचे कहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंदु हमको क्या मिला जी, सी टी कॉमा सी बट्टे टी पर प्रवणता क्या होगा जी, सी टी कॉमा सी बट्टे टी पर प्रवणता M2 बराबर माइनस डी एक्स डी वाई किस बिंदु पर होता है जी, x1 y1 पर। यहां तो माइनस एक्स बट्टे वाई किस बिंदु पर, सी टी कॉमा सी बट्टे टी पर। पहला x का मान रखते हैं और दूसरा y का मान रखते हैं। ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू है सी टी बट्टे 1, दिख रहा है ना, क्योंकि सी टी के बट्टे कुछ नहीं है, नहीं तो वहीं कहोगे कैसे लिख गए ऊपर नीचे। हो गया, और नीचे वाला रख दिया सी बट्टे टी, सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर और ये वाला आएगा नीचे, तो सी से सी हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो देख रहे होगे M2 की वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगी, अब टी स्क्वायर मिल जाएगी। हो गया ना, काम हो गया हमारा। M2 हमने निकाल दिया। अब हम लोग सी टी कॉमा सी बट्टे टी पर क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण, और उसे संतुष्ट कराएंगे किससे, T1 से। मतलब इसकी जगह अब हमें T1 रख के उसे संतुष्ट करा देना है।
क्योंकि वक्र के बिंदु T1 पर काट रहा है ना, तो वक्र का बिंदु T था तब हमें CT, C बट्टे T मिला। वक्र का बिंदु T1 है तो CT1, C बट्टे T1 कर देंगे, हो जाएगा ना। और उससे वक्र को संतुष्ट करा देंगे, जैसे x की जगह 0, y की जगह 0 रख के संतुष्ट कराए थे ना, वैसे इससे संतुष्ट कराएंगे। संतुष्ट कराने के बाद तिरछा गुणा कराएंगे, जो हमको ले आना है वो आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट करो।